दोस्तों, मेरा नाम अनीता है और मेरी उम्र 20 साल है। आज जल्दी जल्दी जब मैं कॉलेज से घर आई तो मेरा स्वागत एक बहुत बड़ी खुशी ने किया था। मेरी प्यारी बहन का रिश्ता तय हो गया था। मेरी बड़ी बहन जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। हम दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरी बहन अंजलि सिर्फ मुझसे 3 साल बड़ी थी। वैसे तो हम 4 भाई बहन थे और हमारे पेरेंट्स हम सभी से लगभग सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे बड़े भैया तो कतर में नौकरी करने के लिए गए हुए थे, जबकि छोटा भाई हम सब लोगों के साथ ही रहता था। मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। अंजलि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी क्योंकि उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था। उसने सिर्फ इंटर ही किया था। मैं घर आई तो देखा कि घर में ढेर सारे मेहमान बैठे हुए थे और यह कोई मामूली लोग नहीं थे। शहर की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी के मालिक खुद हमारे घर पर चलकर मेरी बहन के लिए अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। यह देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। हम दोनों बहनों की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। हम दोनों बेहद खूबसूरत थीं। अक्सर ही हम दोनों बहनें कहीं भी किसी फंक्शन या पार्टी या फिर किसी रिश्तेदार के घर जाते तो लोग हमें पसंद कर ही लिया करते थे। हालांकि हम दोनों बहनों को अपनी खूबसूरती पर घमंड भी बहुत था, मगर कहते हैं ना कि कभी कभी यह घमंड आपकी जान का दुश्मन भी बन जाता है और खूबसूरती आपकी जान की मुसीबत। वो लोग अंजलि को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार थे। हम तो मिडिल क्लास लोग थे, मगर वो इतने अमीर लोग। दरवाजे पर खड़ी हुई उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर ही मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर आज हमारे घर में कौन आ गया। जब दरवाजे पर ही मुझे मम्मी ने बता दिया कि शहर के सबसे बड़े कपूर इंडस्ट्री के मालिक हमारे घर पर आए हुए हैं और वह भी अंजलि का रिश्ता लेकर, मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मेरे मम्मी पापा को तो इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, बल्कि वो लोग तो इतने खुश हो रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उन्होंने लड़के वालों को फौरन ही रिश्ते के लिए हाँ बोल दी थी। लड़का उन लोगों के साथ ही आया था। लड़का बेहद स्मार्ट था। दरअसल लड़के वालों को हमसे कुछ नहीं चाहिए था। उन लोगों की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की शादी किसी बेहद खूबसूरत लड़की से करें। अंजलि की एजुकेशन भले ही इंटर तक थी, मगर वो दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट थी। सिलाई कढ़ाई करना भी जानती थी और खाना भी बहुत अच्छे से बनाना जानती थी। लड़के वालों को उनकी पसंद की लड़की मिल गई थी। वो लोग बहुत खुश थे और लड़के की माँ खुद अपने हाथों में पहने हुए कंगन उतारकर मेरी दीदी को पहना गई थी। उन्होंने कहा था कि अभी बस ये कंगन ही हम आपकी बेटी को पहना रहे हैं। ये हमारा खानदानी कंगन है और शगुन की रस्म करने के लिए हमने अपनी बहू को अपने खानदानी कंगन पहना दिए हैं। बाकी की रस्में हम बाद में करेंगे। वो लोग हमारे घर से चले गए थे। अब वो हम सब लोगों को अपने घर आने का कह गए थे ताकि हम भी उनके घर जाकर उनके घर को देख सकें। अब इतने बड़े लोगों के घर जाने का हमें तो वैसे भी बहुत शौक आ रहा था। मैं तो इस रिश्ते से बेहद खुश हुई थी। उन लोगों के जाने के बाद मैंने गले मिलकर अंजलि को मुबारकबाद दी थी और उसको कहा था कि तुम तो बहुत खुश नसीब निकली। इतने बड़े घर से रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया है। मगर ना जाने अंजलि कहाँ खोई हुई थी। मैंने अंजलि से कहा कि तुम्हें क्या हुआ है अंजलि, क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले वह मुझे कोई जवाब देती भी तो बीच में मम्मी बोल पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अरे भला अंजलि को इस रिश्ते से क्या परेशानी हो सकती है? लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और फिर सबसे अहम बात यह है कि वह लोग इतने अमीर हैं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि अंजलि की शादी करने में अब हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। बस अंजलि की शादी हो जाए और वह विदा होकर उन लोगों के घर चली जाए। हमारी अंजलि वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। अंजलि बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। न उसके चेहरे पर हंसी थी और न ही शर्म। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह झट से उठी और फौरन अपने कमरे में चली गई। मुझे उसका यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं अपने कपड़े चेंज करने के बाद जब अंजलि के कमरे में गई तो देखा कि वह बहुत उदास बैठी हुई थी। मैं उसके करीब गई और उससे कहने लगी कि अंजलि, क्या हुआ है? तुमने आखिर ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? मुझे भी तो कुछ बताओ ना। उसने कहा कि मेरी परेशानी तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। मैंने कहा, क्या तुम परेशान हो? और अगर परेशान हो तो क्यों परेशान हो? तुम मुझसे अपनी बात शेयर कर सकती हो। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो?
मगर हर बार अंजलि पहेलियां बुझाती रही। उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। फिलहाल मैंने उसकी तरफ से अपना दिमाग हटा लिया था। मैं अपने कमरे में आ गई और अपने मनपसंद इंसान से बात करने लगी। जी हाँ, मेरा मनपसंद इंसान जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा हो गया था। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ निखिल। निखिल से मैं बहुत प्यार करती थी। निखिल से मेरी मुलाकात पिछले साल हुई थी, जब मैं अपने कॉलेज जा रही थी और बस स्टैंड पर मैं बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। वहाँ पर निखिल भी बस के आने का इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों एक साथ उस बस में चढ़े थे। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। उस दिन मैं पहली बार बस से अपने कॉलेज गई थी, वरना मुझे ज़्यादातर मेरा भाई ही कॉलेज छोड़कर आता था। जब छोटे वाले भाई की भी जॉब लग गई, उसने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया, तो फिर वह मुझे कैसे कॉलेज छोड़ सकता था। और वैसे भी उसके ऑफिस जाने का रास्ता दूसरा था और मेरे कॉलेज जाने का रास्ता दूसरा था। पापा भी सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए चले जाते थे। बड़े भाई तो पहले ही यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब मुझे अकेले ही कॉलेज जाना था, इसलिए मैंने बस से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पहले दिन ही मेरी मुलाकात निखिल से हो गई थी। जब मैं बस में थी तो कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। मुझे तो बस का माहौल बड़ा ही अजीब लगा था, बल्कि मुझे डर भी लगने लगा था कि अब मैं कल से बस का सफ़र बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि लड़के मुझे छेड़ने के साथ साथ गलत गलत कमेंट भी पास कर रहे थे। वो 2 लड़के थे और मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। हैरानी मुझे बस में मौजूद लोगों पर थी, जो एक अकेली लड़की की मदद नहीं कर रहे थे। वो लोग चाहते तो उन दोनों लड़कों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, मगर बस में मौजूद किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग उन लड़कों को समझा सके या डांट सके। काफ़ी देर तक मैं उन दोनों लड़कों की हरकतों को बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद वो दोनों मेरे करीब आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो शायद निखिल से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उनके साथ बस में ही मारपीट शुरू कर दी। वो लड़के डर गए थे। बस वाले ने बस रोक दी थी और वो डांटने लगा कि आखिर तुम लोग चलती हुई बस के अंदर झगड़ा क्यों कर रहे हो। जब निखिल ने उन सबको बताया कि इस लड़की को ये दोनों लड़के छेड़ रहे थे, जब कोई इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा और हद पार हो गई, तो मुझे ही आवाज़ उठानी पड़ी। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को निखिल की बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और उन दोनों गुंडों को भी अच्छा सबक मिल गया था। बस उसी दिन से मेरी निखिल के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। अब वो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ बस में टकराने लगा था। निखिल ने मुझे भी लड़कों को सबक सिखाने का तरीका बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम्हें कोई लड़का तंग करे या तुम्हें कोई लड़का छेड़े तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया करो। अपने अंदर इतनी हिम्मत लेकर आओ कि बुरे लोगों का सामना कर सको। धीरे धीरे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हर दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रास्ते से गुजरा करते थे। वह अपने ऑफिस जाया करता था और मैं अपने कॉलेज जाया करती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार का सिलसिला कायम हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। 6 महीने हम दोनों को एक दूसरे से बातचीत करते हुए कैसे गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। निखिल बिहेवियर का बहुत अच्छा लड़का था, मिडिल क्लास था, 30,000 रुपये महीना की नौकरी किया करता था। वह कहता था कि वह मुझसे ही शादी करेगा। वैसे तो अभी हम दोनों की शादी का दूर दूर तक पता नहीं था, क्योंकि पहले उसकी बड़ी बहन की शादी होनी थी और मेरी भी। उसके बाद ही हमारी शादी का नंबर आने वाला था, इसलिए अभी हम दोनों की मोहब्बत और भी गहरी होती जा रही थी। मैंने निखिल को फ़ोन करके अंजलि के रिश्ते के बारे में बताया था। निखिल भी बहुत खुश हुआ था। उसने कहा था कि जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी तो उसके 1 साल के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा, क्योंकि निखिल अभी और अच्छी नौकरी ढूंढ रहा था। अगर उसे ज़्यादा सैलरी की नौकरी मिल जाती है तो वह इस नौकरी को छोड़कर वहाँ नौकरी पकड़ लेता। उसका कहना था कि इस महंगाई के दौर में कम सैलरी में कुछ भी नहीं होता। मैं तो निखिल के प्यार में पूरी तरह से डूब गई थी। मेरे और निखिल के बारे में अभी कोई नहीं जानता था। हालांकि अंजलि मेरी बहन थी, उसको मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह भी ऐसी ही थी। वह भी मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताती थी। फिलहाल मैं कई दिनों से देख रही थी कि अंजलि का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। घर वालों ने अंजलि की शादी जल्दी ही करने का फैसला किया था। अंजलि की शादी लगभग 1 महीने में होने वाली थी। अंजलि इस बात पर अपना मूड बहुत खराब कर रही थी। उसका कहना था कि मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है।
घर वाले भी यह शादी इसलिए जल्दी कर रहे थे क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता भला कोई कैसे अपने हाथ से जाने दे सकता है। घर में हम सब लोग अंजलि की शादी की तैयारियों में बिजी हो गए थे। मैं तो उसकी शादी से बहुत ही खुश थी, और होती भी क्यों नहीं। आखिरकार हमारे घर में पहली शादी जो थी और मेरी इकलौती बहन की शादी होने जा रही थी। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था, मगर यह खुशी का माहौल सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि अब हमारे घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं था। अंजलि का मूड बहुत ही खराब रहता था। वो ज्यादातर अपने आप को कमरे में बंद रखती थी, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। कई बार उससे पेरेंट्स ने पूछने की कोशिश भी की थी कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मगर वह अपने बारे में कुछ बताती ही नहीं थी। अगर उसे घर में घर के किसी मेंबर से या शादी से कोई परेशानी थी तो वह खुलकर भी तो अपनी परेशानी सबके सामने रख सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद हम सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करने वाला था। सबकी खुशी भरे चेहरे अंजलि की उस हरकत की वजह से उदास होकर रह गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि शादी वाले दिन जब उसकी बारात आ गई और हम सब लोग बारात के स्वागत में लगे हुए थे, मम्मी ने कहा था कि तुम जाकर अंजलि को तैयार करो, थोड़ी देर में उसे मंडप में बुलाया जाएगा, उसे लेकर आ जाना। मैं जैसे ही अपनी फ्रेंड्स के साथ अंजलि को तैयार करने के लिए उसके कमरे में गई तो कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे अंजलि कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद वॉशरूम में होगी। हम लड़कियां कमरे में उसके वॉशरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगे, मगर काफ़ी देर हो गई थी। अंजलि का तो कुछ अता पता ही नहीं था। मैंने झांक कर वॉशरूम में देखा और कमरे की गैलरी में भी देख लिया, मगर अंजलि मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई थी। अंजलि को ढूंढते ढूंढते मैं थक गई थी, मगर इस समय अंजलि का गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। आखिरकार बाहर उसकी बारात आई हुई थी। कमरे में मौजूद सारी लड़कियां तरह तरह की बातें कर रही थीं। कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंजलि भाग गई हो। यह शब्द सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने उस लड़की से कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? अंजलि कहाँ भाग जाएगी भला? आज इतने स्पेशल दिन में वह कैसे और कहाँ भाग सकती है? वह लोग कहने लगी कि जाहिर सी बात है, वह अकेली तो नहीं भागेगी, किसी लड़के के साथ ही चली गई होगी। वह लोग ऐसी बातें कर रही थी जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर उनकी कही हुई एक एक बात बिल्कुल सच निकली थी, क्योंकि कमरे में रखी हुई ड्रेसिंग पर मुझे एक लेटर मिला था और उस लेटर को अंजलि वहां पर रख कर छोड़ कर गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस घर से भाग रही हूँ। मुझे इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि इसके साथ मेरी जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। मैं जिससे प्यार करती हूँ, मेरी शादी भी उसी के साथ होनी चाहिए। दरअसल अंजलि किसी लड़के से प्यार करती थी और उस रात वो उसी के साथ भाग गई थी, मगर वो भागकर कहाँ गई यह किसी को पता नहीं चल सका। मैंने फौरन ही वह लेटर ले जाकर खामोशी से मम्मी के हाथ में दे दिया। मम्मी ने पापा को यह बात बताई। मम्मी पापा तो हैरान रह गए थे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो लोग भागते हुए कमरे के अंदर आए। उन्होंने चारों तरफ अंजलि को देखा, मगर अंजलि कहीं भी नहीं थी। लेटर पढ़कर उन्हें यकीन आ गया था कि उनकी बेटी यहाँ से जा चुकी है। वह दोनों अपना सर पकड़कर बैठ गए थे कि अब ना जाने क्या होगा। बाहर बारात आई हुई है, सारे मेहमान इकट्ठा हैं। अगर सबको पता चला कि दुल्हन घर से भाग गई तो इसमें मेरे पेरेंट्स की बहुत बेइज्जती होगी। मैं भी उन लोगों के साथ साथ रो रही थी, क्योंकि अंजलि इस समय अपने घर वालों को धोखा देकर जा चुकी थी। उसने अपने पिता की इज्जत नीलाम करके अच्छा नहीं किया था। हम सबका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अंजलि का नंबर भी बंद जा रहा था। वहां पर मौजूद हमारे कुछ रिश्तेदारों को यह बात पता चल गई थी कि हमारे घर में कोई ना कोई टेंशन हुई है। अब यह बात आग की तरह न फैले और लड़के वालों के कानों तक न पहुंचे, इसलिए मम्मी पापा को एक तरीका याद आया था जिससे उनकी सब लोगों के सामने बेइज्जती होने से बच सकती थी। मगर यह कौन सा तरीका था? आखिर वो लोग ऐसा क्या करने वाले थे? जब यह बात मुझे पता चली कि मेरे मम्मी पापा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, तो मेरे होश उड़ गए थे और मैं हरगिज भी इस काम के लिए तैयार नहीं हुई थी। दरअसल मम्मी पापा का कहना था कि अंजलि की जगह तुम दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाओ और तुम प्रदीप से शादी कर लो। मगर मैं उनकी बात ऐसे कैसे मान सकती थी? मैं तो निखिल से बेहद मोहब्बत करती थी। उनकी इज्जत की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को धोखा देकर किसी और से शादी कर लेती। ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने मम्मी पापा को इस समय मना कर दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी।
मुझे यह शादी नहीं करनी है। उन लोगों ने कहा कि बेटा, हमारी इज्जत के खातिर शादी कर लो। अंजलि तुम्हारी बहन थी। आज से वह हम लोगों के लिए मर गई है, मगर जो मुसीबत वह हम लोगों के लिए खड़ी कर गई है, उससे हमें छुटकारा सिर्फ तुम ही दिलवा सकती हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे भी शादी नहीं करनी। मम्मी कहने लगी कि एक न एक दिन तो तुम्हारी शादी होनी ही है। वैसे भी हम अंजलि की शादी के बाद तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखते। प्रदीप बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम उसके घर में ऐश करोगी। मैंने कहा, मम्मी, मगर आप समझ नहीं रही हो। मम्मी कहने लगी कि आखिर इस शादी से इनकार की वजह जान सकती हूँ। मैं तो सोच विचार में पड़ गई थी कि अब उनके सामने मैं निखिल की बात तो नहीं कर सकती थी, और यह वक्त ऐसा आ गया था कि इस समय निखिल भी फाइनेंशियली ठीक नहीं था, जो वह मुझसे हाथों हाथ शादी कर लेता। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। अंजलि की बच्ची खुद तो भाग गई थी और मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में उलझा कर चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसकी वजह से यह सब हुआ। मम्मी मेरे जवाब का इंतज़ार कर रही थी। कहने लगी कि बताओ ना, आखिर तुम क्यों प्रदीप से शादी करने पर इनकार कर रही हो? आखिर उसमें ऐसी भी क्या कमी है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने कहा कि बस मुझे नहीं करनी शादी। आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इतनी ही देर में पापा ने अपना सीना पकड़ लिया। उनके सीने में तेज का दर्द उठा था और वह धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। मम्मी ने पापा को संभाला। मैं भी पापा को देखकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि पापा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने जैसे ही पापा को टच करने की कोशिश की तो मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया। मम्मी कहने लगीं कि चली जाओ, मेरी नज़रों से तुम्हें यह शादी नहीं करनी, और तुम्हारी बहन भी ऐसे मौके पर घर से भाग गई। तुम दोनों बहनों ने ठान लिया है कि आज अपने माता पिता की इज्जत की अर्थी निकलवा कर ही रहूंगी। आज अगर तुम्हारे पिता की इज्जत की सब लोगों के सामने धज्जियां उड़ेंगी तो इस घर से 2 लाशें भी उठेंगी, एक तुम्हारे पापा की और दूसरी मेरी, क्योंकि सारी जिंदगी हम लोगों ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए। क्या यह दिन देखने के लिए हमने तुम्हारी परवरिश की थी? आज ऐसे मौके पर आकर तुम दोनों ने हमें बहुत अच्छा जलील करवाया। घुट घुट कर और बेइज्जती की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि हम दोनों मर ही जाएं। मम्मी और पापा दोनों ही मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। पापा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पापा कहने लगे कि मैं किसी से नज़र मिलाने काबिल नहीं रहा हूँ। मैं कभी अंजलि को माफ़ नहीं करूँगा, और अगर अनीता ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसको भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। यह दोनों बहनें मेरे लिए मर चुकी हैं। मुझे बहुत चुभ रही थी। ऐसे मौके पर आकर मैं मजबूर हो गई थी। मजबूरन मुझे इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ गई थी, क्योंकि मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। बाहर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग यहाँ कमरे में बंद थे। लोग तरह तरह की बातें बनाते, मेरे मम्मी पापा को जलील करते, इसलिए मैं यह शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। मम्मी पापा मेरे इस फैसले पर बहुत खुश हुए थे। उन लोगों ने अपने आंसू साफ किए और वो लोग कमरे से बाहर चले गए थे। लड़कियों से कह दिया था कि वह मुझे दुल्हन बनाकर तैयार कर दे। मैं बहुत परेशान थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लड़कियां मुझे तैयार कर रही थीं। तभी मैंने अपना मोबाइल उठाया और निखिल को कॉल करके सब कुछ बता दिया था। निखिल मेरी बात सुनकर बहुत नाराज़ हो रहा था। काफ़ी देर तक वह मुझसे नाराज़ होता रहा। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं अपने मम्मी पापा की इज्जत के खातिर यह शादी करने के लिए मजबूर हूँ, वरना मेरे मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से निखिल को मेरी मजबूरी की समझ आई थी। मैंने उससे कहा था कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। प्लीज़ कुछ ऐसा करो जिससे मेरी शादी टूट जाए। निखिल कहने लगा, अब तो तुम अपने माता पिता के कहने के मुताबिक शादी कर लो। बस आज रात के लिए तुम्हें अपने पति से खुद को बचाकर रखना होगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तभी तुम्हारे माता पिता की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें उस इंसान से शादी करने के लिए कह रहा हूँ। तुम उसके साथ शादी करने के बाद उसे अपने करीब भी मत आने देना, वरना मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं तुमसे कल ही शादी कर सकूँ। तुम फिक्र मत करो, कल मैं खुद तुम्हारी ससुराल में तुम्हें सबकी नज़रों से बचाकर ले जाऊंगा। वैसे भी सब लोगों को यही लगता है कि प्रदीप की शादी अंजलि के साथ हो रही है। अगर तुम कल उस घर से गायब भी हो गई तो सबको यही लगेगा कि शादी के बाद अंजलि गायब हो गई है। निखिल का प्लान मुझे बिल्कुल ठीक लगा था। निखिल ने कहा था कि इस समय तो जैसा तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं वैसा ही कर लो, बाकी सब कुछ
तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। निखिल के फैसले से मैं बहुत खुश हुई थी कि वह मुझे ऐसी हालत में भी अपनाने के लिए तैयार था। मैं दुल्हन बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था ताकि किसी को मेरी पहचान ना हो सके। इस सब में शादी की सारी रस्में हो गई थी और मेरी विदाई भी हो गई थी। मैं प्रदीप के घर आ गई थी। प्रदीप का घर बहुत बड़ा था। जब मुझे दुल्हन बनाकर प्रदीप के कमरे में भेज दिया गया, तब मुझे यही डर लग रहा था कि मैं प्रदीप का सामना कैसे करूंगी, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि अंजलि ही यहाँ कमरे में उसका इंतजार कर रही है, मगर हकीकत से अभी वह अनजान था। जब वह कमरे के अंदर आया तो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे। अभी तक किसी ने मेरा चेहरा नहीं देखा था, मगर अब यह सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती थी। प्रदीप ने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया तो उसे जैसे एक जोरदार झटका लगा था। वह पीछे की तरफ हट गया था। उसने चौंकते हुए कहा था कि तुम अंजलि कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझसे कोई जवाब नहीं बन रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से प्रदीप को सारी बात बताई। वह पूरी बात सुनने के बाद मुझे लगा था जैसे प्रदीप को बहुत गुस्सा आएगा। उसको गुस्सा तो आया था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। अब जो हो चुका था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। प्रदीप कहने लगा कि मुझे अंजलि की हकीकत सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि तुमने और तुम्हारे सब घरवालों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैंने कहा कि प्रदीप, इस तरह शादी करना हमारी मजबूरी बन गई थी। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी इज्जत ही हम लोगों के लिए सब कुछ होती है। प्रदीप कहने लगा, तो क्या मेरी और मेरे घरवालों की इज्जत कोई मायने नहीं रखती जिसे तुम्हारी बहन रौंद कर चली गई? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे और अपने घरवालों की इज्जत को बचाया। देखो, तुम अंजलि को भूल जाओ, वह तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। अब मुझे अंजलि के उस बिगड़े हुए बिहेवियर की समझ आई थी, क्योंकि जिस दिन से उसका तुम्हारे साथ रिश्ता लगा था वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन यही बात वह अपनी फैमिली से शेयर भी तो कर सकती थी, मगर उसने अपने घरवालों को कभी अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया। उसकी एक गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। मैंने प्रदीप से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अंजलि को पसंद करने लगे थे। जो तुम्हारे सामने है अब वही हकीकत है। अब प्लीज़ उसको भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी बात सुनकर प्रदीप इमोशनल हो गया था। उसने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने अपने घरवालों की इज्जत की खातिर अपनी बहन की जगह मुझसे शादी की। ठीक है, मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम में भी कोई कमी नहीं है। तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम बहुत समझदार हो। जो लड़की अपने घर वालों के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले सकती है, वह लड़की अपने ससुराल में भी अपने पति और अपने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती है। प्रदीप की बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वह आखिर यह किस तरह की बातें कर रहा था? मैं तो चाहती थी कि वह शादी की रात ही मुझसे कहे कि वह मुझे छोड़ देगा, मगर वह तो मेरे साथ सारी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगा था। मैंने कहा कि नहीं प्रदीप, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो? धीरे धीरे वह मेरे करीब आया और उसने मुझे कंधों से पकड़ लिया। मैंने उसे एक जोरदार झटका दिया और उसे कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? वह कहने लगा कि पागल तो तुम हो गई हो। तुम दोनों बहनों ने मेरी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया। तुम्हारी बहन मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे घर वालों ने दुल्हन की जगह तुम्हें बिठा दिया। तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गई और अब तुम यहाँ आकर नौटंकी दिखा रही हो। एक तो तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया और अब तुम हो कि मुझे ही बातें सुना रही हो। वह जबरदस्ती मेरे करीब आ गया और मैंने उसे धक्का दे दिया। उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कुछ भी करके मुझे इस समय इस इंसान से दूर रहना था। आखिरकार मैं किसी और की अमानत थी। मैं भला निखिल को धोखा कैसे दे सकती थी? वह कमरे से निकलकर चला गया। उस समय रात के 3 बज रहे थे। न जाने वह कहाँ गया था।
फिर वह काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आया। मैं अकेले ही कमरे में इधर से उधर अपनी किस्मत के बारे में सोचती रही कि न जाने इस किस्मत ने मेरे साथ कैसा मजाक किया। सुबह के टाइम पर मैंने निखिल को कॉल की तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ इस घर में पहुँच गया हूँ और तुम्हें लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। यहाँ पर आज रात के फंक्शन की तैयारी हो रही थी। क्योंकि आज मेरा और प्रदीप का रिसेप्शन था, इसलिए बाहर पंडाल बने हुए थे। कुछ हलवाई लोग बुलाए गए थे जिनको सारे मेहमानों के लिए मिठाइयाँ तैयार करनी थीं। निखिल ने बताया कि वह हलवाई बनकर यहाँ दाखिल तो हो गया है, लेकिन ठीक मौका देखकर वह मुझे यहाँ से लेकर फरार हो जाएगा। सुबह के लगभग 11 बज गए थे। घर में चारों तरफ तैयारियां चल रही थीं। मैं अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। प्रदीप भी अभी तक कमरे में नहीं आया था। ना जाने वह कहाँ चला गया था। धीरे धीरे शाम का टाइम होने लगा। जब एक नौकरानी कमरे के अंदर आई, उसे देखकर जल्दी से मैंने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। उसने टेबल पर ढेर सारे जेवर रख दिए और रिसेप्शन के कपड़े भी रख दिए थे। कहने लगी कि भाभी जी, आप तैयार हो जाओ, आपको तैयार होने में काफ़ी टाइम लगेगा। मालिक और मालकिन बहुत बिजी हैं, वरना मालकिन ही आपको यह सारा सामान देने के लिए आती। मैंने जल्दी से उसके हाथ से सामान लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने निखिल को कॉल लगाई और उससे कहा कि प्लीज़ तुम कुछ करो, थोड़ी देर में यहाँ मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। तो निखिल कहने लगा कि मैंने अपना काम कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से तो लेकर नहीं निकल सकता ना, ये अमीर लोग हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करो। काफ़ी देर तक मैं अपने कमरे में ही रही थी। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं प्रदीप की मम्मी कमरे में आ जाए। मैं तैयार होकर बैठ जाती हूँ, इसलिए उनके दिए हुए गहने और कपड़े पहनकर मैं तैयार होकर बैठ गई थी और मैंने अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया था। इससे उनको यही लगेगा कि दुल्हन कमरे में मौजूद है और दुल्हन के रूप में मैं नहीं बल्कि अंजलि ही है। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाज़ा बजने लगा था। मुझे लगा शायद घर का कोई मेंबर आया है, लेकिन मेरे मोबाइल पर निखिल की कॉल आने लगी। मैंने कॉल रिसीव की तो वह कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाजे पर मैं हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला और निखिल को अंदर लिया। निखिल अचानक मुझे देखकर शॉक्ड रह गया था। उसकी नज़रें मुझ पर जमकर रह गई थीं। मैंने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए। निखिल कहने लगा कि तुम इतने बहुत सारे जेवर और इन हैवी कपड़ों में मेरे साथ जाओगी तो आसानी से तुम्हें कोई भी देखकर समझ जाएगा कि तुम नई नवेली दुल्हन हो। ये अपने सारे जेवर उतार दो और जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। निखिल के कहने के मुताबिक मैंने अपने सारे जेवर उतारकर ड्रेसिंग पर रख दिए और मैं बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। मगर जैसे ही मैंने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। उस समय मेरे पास मोबाइल भी मौजूद नहीं था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि निखिल, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मगर इस बंद बाथरूम के अंदर मेरा दम घुटने लगा था। मुझे दरवाज़ा बजाते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। काफ़ी देर में इसी तरह से दरवाज़ा पीटती रही, मगर बाहर से दरवाज़ा नहीं खुला। मेरा बहुत दम घुट रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ समय गुजरा तो मैं बेहोश हो गई थी और फिर ना जाने कब तक बेहोश रही। जैसे ही मेरी आंख खुली और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर मौजूद हूँ और मेरे सामने प्रदीप खड़ा हुआ है। प्रदीप को देखकर मैं अचानक घबरा गई, मगर वह मुझे होश में आता हुआ देखकर मेरे लिए फिक्रमंद होने लगा। उसने मुझसे कहा कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ था? मैं इससे अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, जैसे मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मगर मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं तो निखिल के साथ यहाँ से भागने वाली थी। निखिल कहाँ था? वह तो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जब अनजान नज़रों से कमरे में चारों तरफ देखने लगी तो प्रदीप ने मुझे बताया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह चोर यहाँ से जा चुका है जिसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब? कौन सा चोर? प्रदीप कहने लगा, दरअसल रात तुमसे झगड़ा होने के बाद मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया था। सारी रात मैंने वहाँ बहुत ड्रिंक की, जिसकी वजह से सुबह तक मेरा नशा नहीं उतरा था। शाम के लगभग 7 बजे मेरा नशा उतरा। मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई
तो मैं यहाँ आया। जैसे ही मैं घर आया तो बाहर जिस पंडाल में हलवाई अपना काम कर रहे थे, अचानक उधर अफरा तफरी मची हुई थी। मैं उन लोगों के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी। मैंने कहा कि तुम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि लापरवाही उनसे नहीं हुई, बल्कि उनके साथ काम करने वाले एक नए लड़के से हुई है, जो आज ही उनके साथ यहाँ काम करने के लिए आया था। दरअसल आज उस हलवाई के पास एक नया लड़का नौकरी मांगने के लिए आया था। उसने कहा कि वो उनके काम में मदद करवा सकता है। आज रात तक वो उसे नौकरी दे दे और उसे थोड़े से पैसे दे दे, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसे रात तक अपनी माँ के लिए घर दवाई लेकर जाना है। उन लोगों ने उस पर तरस खाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था, क्योंकि शादी वाला घर था। उनकी टीम का भी एक हलवाई कम था, जो किसी वजह से आज काम पर नहीं आ सका था, और आज के फंक्शन के लिए उन्हें ढेर सारी मिठाई बनानी थी। यही वजह थी कि उन्होंने उस लड़के को काम पर रख लिया। उन्होंने बताया कि वह लड़का बहाने बहाने से कभी वॉशरूम जाता तो कभी कहता कि बाहर से कुछ खाने पीने जा रहा है। हमने उसे सख्त मना किया था कि अब कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। वह हमारे कहने के मुताबिक काम में बिजी हो गया। हम लोगों का ध्यान भी काम में था। चूल्हे पर वह काम कर रहा था, जब अचानक हम लोगों की निगाह बचते ही वह लड़का गायब हो गया। और फिर जब दूसरा लड़का यहाँ आया, उसने दूसरा वाला चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही लाइटर का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर आग लग गई, क्योंकि वह लड़का तो यहाँ से चला गया था। शायद हवा तेज चलने की वजह से चूल्हे की फ्लेम बंद हो गई थी। हम में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और देखो उस लड़के की लापरवाही की वजह से कितना बड़ा हादसा हो गया। मगर काफ़ी देर हो गई है, वह लड़का अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो ऐसा लगता है जैसे कि वह लड़का कोई फ्रॉड था, तभी तो उसकी वजह से हम इतने घायल हो गए और उसका कोई अता पता ही नहीं है। उन लोगों के हाथ पैर काफ़ी हद तक जल गए थे। मैंने डॉक्टर को बुलवाकर उनको दवाई दिलवाई, मगर मैं घर में आया तो देखा कि मम्मी पापा भी यहाँ मौजूद नहीं थे। नौकरों से पूछा तो नौकर कहने लगे कि वह तो अपने कमरे में होंगे। जैसे ही मैं मम्मी पापा के कमरे में गया तो मम्मी पापा बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे, और वह इस तरह से बिस्तर पर लेटे हुए थे जैसे वह लोग जानबूझकर ऐसे बिस्तर पर नहीं लेटे। मेहमान आने का टाइम हो रहा था। यह समय उन लोगों के सोने का नहीं था। मैंने उन लोगों को बड़ी मुश्किल से जगाया और उनसे पूछा कि आखिर आप लोगों को क्या हो गया? ये कोई सोने का टाइम है? जब मम्मी पापा ने बताया कि हम सो नहीं रहे थे, बल्कि शाम की चाय पीने के बाद हम लोग कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे, जब हमारे कमरे में एक लड़का दाखिल हुआ। वह लड़का इन हलवाइयों के साथ ही आया था। उसने कहा कि आप लोग मिठाई चेक कर लीजिए। उनके मालिक ने उसे यहाँ हमसे मिठाई टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। मैंने और तुम्हारे पापा ने मिठाई टेस्ट की तो हमें बहुत पसंद आई थी। वह यहाँ से चला गया, मगर मिठाई खाने के बाद हमें चक्कर आने लगे और फिर एक एक करके हम दोनों बेहोश हो गए। ना जाने वो लड़का कौन था। उस लड़के की तलाश करो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि कहीं उस लड़के ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की तो कोई कोशिश नहीं की। मम्मी पापा भी उस समय मेरे साथ साथ कमरे में आ गए थे। मैंने देखा तुम कमरे में कहीं भी मौजूद नहीं हो। फिर मैंने जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो तुम बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उस लड़के ने ज़रूर तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ की है, मगर इस सब में तुम्हारी हकीकत मम्मी पापा के सामने खुलकर आ गई। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अंजलि कहाँ है। मैंने उनको तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मम्मी पापा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, मगर मैंने उन्हें जैसे तैसे शांत कर दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। ना जाने उस चोर ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि उस लड़के की हकीकत पता चल गई कि वह एक चोर था और बड़ी प्लानिंग के साथ हमारे घर में हलवाइयों के साथ शामिल होकर घुस आया था। पुलिस उसे तलाश कर रही है। वह तुम्हारे सारे गहने लेकर फरार हो गया। प्रदीप की बातें सुनकर तो जैसे मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया था। निखिल, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? वह मेरे सारे जेवर लेकर भाग गया। यहाँ तक तो मैं सारी हकीकत जानती थी कि वह हलवाई बनकर सिर्फ मेरी खातिर यहाँ पर आया था, मगर जब उसने मुझे ढेर सारे जेवर पहने हुए देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और वह मुझे कमरे में बंद करने के बाद मेरे सारे जेवर लेकर यहाँ से भाग गया।
अब मुझे निखिल की हकीकत समझ आई थी। प्रदीप कहने लगा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी कि मैंने कितने घटिया इंसान पर भरोसा किया। निखिल कितना बुरा इंसान था जो दौलत के लालच में अंधा होकर अपनी मोहब्बत को छोड़कर चला गया था। मैं सारी जिंदगी उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मगर अब मुझे अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारने का फैसला करना था। एक ऐसा इंसान जो मुझे धोखा देकर चला गया और एक ऐसा इंसान जो मुझे ऐसी हालत में भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। मैंने कभी भी निखिल के बारे में प्रदीप को कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी प्रदीप से मांग ली थी। उससे कहा था कि मुझे माफ़ कर दो। रात को हम लोगों के बीच जो भी हुआ, और फिर इस तरह प्रदीप को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। प्रदीप आज भी इस बात से अनजान है कि रिसेप्शन वाले दिन जो हादसा हुआ था उसके बारे में मैं सब कुछ जानती थी। प्रदीप चाहता तो निखिल को ढूंढ निकालता और उसे कड़ी सजा देता, मगर मेरे कहने पर उसने पुलिस केस नहीं किया। मैंने प्रदीप को एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं की। शायद यही मेरी समझदारी का समय था कि मुझे वक्त रहते होश आ गया था, वरना ऐसे मौके पर लड़कियां जज्बाती हो जाती हैं और गलत फैसले लेने लगती हैं। प्रदीप के घर वालों ने अंजलि वाली बात पर गुस्सा तो बहुत किया था, मगर फिर उन्होंने वक्त रहते मुझे ही अपनी बहू स्वीकार कर लिया था। उन लोगों का यही कहना था कि तुम भी बुरी नहीं हो, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अगर हमारे बेटे के साथ तुम्हारी शादी हो गई है और तुम हमारे घर में खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो, तो हम तुम्हें ही अपनी बहू मानेंगे। मेरे घर वालों ने और मैंने अंजलि से सारे संबंध खत्म कर दिए। शायद अंजलि जहाँ भी है खुश है, क्योंकि हमें अंजलि के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल सका। और रही निखिल की बात, तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। ऐसे लोग जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो और वह आपको मौके पर धोखा दे दे, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कभी कभी लड़कियों को अपनी बेहतर जिंदगी के बारे में सोचते हुए सही फैसला करना चाहिए। अगर मैं आज भी निखिल की बेवफाई का रोना सारी दुनिया के सामने रोती रहती, तो शायद मुझे कुछ हासिल न होता। निखिल तो शायद मुझसे फिर भी शादी न करता, क्योंकि उसकी हकीकत तो मेरे सामने आ गई थी जब वह मुझे बेवकूफ़ बनाकर चला गया। मुझे शर्म आती है निखिल जैसे लोगों पर जो सच्ची मोहब्बत का दिखावा करते हैं, मगर जब उनके सामने मोहब्बत और दौलत में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े, तो वो लोग अपनी मोहब्बत को भूल जाते हैं और दौलत को एक्सेप्ट करते हैं। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे मेरी मोहब्बत की कदर नहीं थी। अच्छा हुआ कि उस इंसान के साथ मैंने सारी जिंदगी नहीं गुजारी। प्रदीप को कभी निखिल के बारे में कुछ पता नहीं चला और आज मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि मेरा प्रदीप के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला सही था, या मुझे अभी भी निखिल का इंतजार करना चाहिए था? निखिल ने तो कभी उस दिन के बाद मुझे पलटकर नहीं देखा। उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं एक बार उसे ज़रूर बताना चाहती थी कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान एक ना एक दिन उसे उसके किए की सज़ा जरूर देगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।